हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम अपन ने एससी वर्मा के 29 चैप्टर के 75 क्वेश्चंस जो थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए। और आपने देखा होगा कि उन क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर भी हुए होंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे, आप ऐसे क्वेश्चंस भी मिले जो अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे, ठीक है, उनसे डायरेक्टली मैच कर रहे थे। ठीक, अगर आप उनको अगर पढ़ लेते हो, अगर उनके लेक्चर्स ले लेते हो, प्रीवियस लेक्चर्स आप अगर लेते हो, तो आप एससी वर्मा की उस 75 जो क्वेश्चन है 29 चैप्टर की, वो आप इजीली जो है कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आज आगे अपन जो है एससी वर्मा का ही आगे वाला जो चैप्टर है 30, ठीक है, गॉस लॉ, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पर बेस कुछ क्वेश्चंस है 30 चैप्टर में, ओनली गॉस लॉ पर बेस है ये। ठीक है, तो उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और कहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई केप और जे केप, यहाँ पर दो टर्म्स आ रहे हैं, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। और इसका ये ई नोट जो है वो एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू है 2.0 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर। अपने पास में आपको क्या है कि कोई रेक्टेंगुलर सरफेस कोई गिवन है, उसका एरिया गिवन है 0.2 मीटर स्क्वायर, और कहा है कि वो जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ये वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझिएगा। मान लो कि ये कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है और कहा है कि ये वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये वाई है और ये जेड एक्सिस है और ये जा रही है क्या, एक्स एक्सिस जा रही है। तो आप चेक कर पाओगे कि वाई, और ये अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है अभी, तो आप चेक कर पा रहे हो कि ये पूरी तरीके से किसके पैरेलल है, वाई एंड जेड के पैरेलल है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया है, दिस द सरफेस एरिया, ये किस तरफ ओपन हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही ओपन हो रहा होगा। मतलब जो फ्लक्स पास हो सकता है वो केवल इसी सरफेस से होकर पास होगा। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई केप और जे केप गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फ्लक्स पास हो रहा है। जे केप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रहा है इसका, लेकिन आप चेक कर पाओगे कि इसका जो ये वाला सरफेस है ये बिल्कुल इसके पैरेलल होकर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको कहीं पर क्रॉस नहीं कर रहा है, इसको पेनेट्रेट नहीं कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस वजह से वाई के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जेड टर्म तो यहाँ पर गिवन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जेड एक्सिस में प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसके लिए तो वैसे ही जीरो होना है। तो अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आप इसको क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से solution of one, we know phi equal e vector dot a vector। phi equal e vector आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 3/5 e नॉट i के प्लस 4/5 e नॉट j के लिख देना इसको। डॉट अब आ रहा है ए वेक्टर, ए वेक्टर आप चेक कर पा रहे हो ए वेक्टर कितना है, 0.2 मीटर स्क्वायर। और मैंने अभी बताया कि इसका सरफेस एरिया जिस तरफ फ्लक्स ओपन हो रहा है वो मतलब फ्लक्स पास हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो क्या, 0.2 आई कैप। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप 1, लेकिन ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। सो फ्लक्स फाई इक्वल यहाँ पर ओनली क्या बचना है, 3/5 इंटू ई नॉट इंटू 0.2। सो फाई इक्वल 3/5 इंटू ई नॉट जो है 2.0 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2। अब आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो, तो फाई इक्वल ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट को रिमूव कर देना, पावर 2 बच जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना, 12/5, ठीक है, इंटू 10⁻²। सो फ्लक्स विल बी 2.4 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फ्लक्स इसका होगा, इतना फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन है, ए चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रॉड ऑफ अ लेंथ एल। ओके, कोई चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली किसी रोड पर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, अगर इसकी लेंथ क्या है, एल है। कंसीडर ए क्यूब ऑफ एज एल, आपको कोई क्यूब कंसीडर करना है जिसकी एज मीन साइड जो है वो एल है। ठीक है, विद द सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द
रॉड फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स थ्रू क्यूब, जिसका सेंटर जो है वो रोड के किसी एक एंड से क्या कर रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, और उस क्यूब से इस रोड की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे पेनेट्रेट करेगी, ठीक है, मतलब आपको उससे पास होने वाला, क्यूब से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर सेकंड के लिए देखो सिचुएशन आपको कुछ इस तरीके से गिवन है। देखिए ये अपने पास में कंसीडर कर लीजिए, ये कोई क्यूब है, ठीक है, ये कोई क्यूब है, और जो इसकी साइड जो है वो क्या है, एल है, और काय की कोई रोड है जिसकी लेंथ जो है वो एल है, रोड की लेंथ क्या है, एल है, और इस पर चार्ज जो है वो क्या है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कैपिटल क्यू, और ये इसका सेंटर है, यहाँ पर ये लाई कर रहा है। तो आप चेक कर पाओगे कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, बाकी इसका आधा पार्ट रोड का क्या होगा, बाहर होगा। तो हमें गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें उस टोटल चार्ज को कोई क्लोज सरफेस में एनक्लोज करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हो इसका आधा पार्ट ही क्या इसमें एनक्लोज है, आधा पार्ट यहाँ से इसमें बाहर निकल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसी एक सिमेट्री लेनी होगी और सिमेट्री लगानी होगी, जैसा कि मैंने गॉस लॉ की एप्लीकेशंस या गॉस लॉ जो था वहां पर मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पर दो ऐसी सिमेट्री की नीड हो रही है, तो दो सिमेट्री में टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है, क्यू। तो बताओ दोनों सिमेट्री से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा, दोनों सिमेट्री से पास होने वाला कितना होगा, क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेकिन आपसे पूछा केवल ये वाला क्यूब है, ये तो अपना एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, तो एक से कितना पास होगा, तो एक से कितना होगा, क्यू डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा भाई। दो से अगर क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट है तो एक से सिमेट्री से कितना पास होगा, क्यू डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं साथ ही में, एक थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि सो दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज इन अ रीजन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कहा है कि आपको शो करना है, सो दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज, नो नेट चार्ज in a region, in a region in which the electric field is uniform। देखो आपको कहा है कि अगर कोई ऐसी सरफेस है, ऐसा कोई रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, तो आपको शो करना है कि वहां पर उस रीजन में कोई चार्ज जो है एनक्लोज नहीं होगा, ठीक है, उसमें नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है ये। देखिए कॉन्सेप्चुअल, ये कोई कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करवाना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये अपने पास में कंसीडर करिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप कंसीडर करिए कि यहाँ पर कोई अपन रीजन ले लेते हैं, कोई क्लोज सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। तो अब आप चेक कर पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है जितनी क्वांटिटीज में इसमें एंटर कर रही है उतनी ही क्वांटिटी में इससे एग्जिट भी कर रही होगी। और अपन जानते हैं कि जहां पर एंटर करती है वहां फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, और जहां से एग्जिट करता है वहां पर फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और दोनों का आप चेक कर पाओगे मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, सेम होगा, क्योंकि जितनी मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक लाइंस एंटर कर रही है उतनी ही ये क्या कर रही है, एग्जिट भी कर रही है। इसका मतलब टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए, दो मेथड है इसके, ठीक है। आप चेक कर पाओगे कि टोटल फ्लक्स क्या है, जीरो है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, समेशन फाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड समेशन फाई वी कैन बी राइट एज q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी जीरो, सो q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट मींस q इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसकी सरफेस में टोटल चार्ज एनक्लोज जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हो, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एंटर कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर यहाँ का मतलब अपन जानते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है, एंटर करती है, और उतने ही मैग्नीट्यूड में यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा जो यहाँ से क्या कर रहा होगा, एग्जिट कर रहा होगा।
मैं इक्वल मैग्नीट्यूड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, सेम है, इसलिए यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि इसका जो टोटल चार्ज जो होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब इसके अंदर इस रीजन में जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, सॉरी तीन क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट करिएगा। ओके, तो तीन क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और कहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ई नोट एक्स डिवाइड एल आई के। इसका मीन्स है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक तो एक्स पर डिपेंडेंट है। ओके, जैसे एक्स वेरी करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करना है, वेरी करना है। आई केप का मीन्स है कि ये कौन सी डायरेक्शन के अलोंग है, एक्स एक्स के अलोंग होगा ये। सो फाइंड द चार्ज इनसाइड। अब आपको इसमें चार्ज फाइंड करना है। कोई क्यूब है जो कि उसकी जो सरफेस है वो बाउंडेड है, ठीक है, मतलब ये एक्स वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है क्यूब, और काय की इसकी जो सरफेस है किस तरीके से लाई कर रही है कि एक सरफेस जो होगी एक्स एक्सिस के अलोंग होगी वो तो जीरो पर होगी, दूसरी वाली एक्स इक्वल ए पर होगी। अपन जानते हैं इसमें 6 प्लेन्स होते हैं या 6 सरफेस आप यहाँ पर बता सकते हो, जो कि क्यूब जो है ऐसे 6 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ होता है। तो एक एक्स एक्सिस, दो एक्स एक्सिस के अलोंग स्क्वायर होंगे, दो वाई एक्सिस के अलोंग होंगे, दो जेड एक्सिस के अलोंग होंगे। तो कहा है कि एक वाला जो स्क्वायर है या एक जो प्लेन है वो जीरो पर होगा, दूसरा ए पर होगा, ठीक है, फिर इधर वाला जो है वो जीरो पर होगा, ए पर होगा, फिर इधर वाला जो है वो जीरो पर होगा और ए पर होगा। कहा है कि अगर आपको ए नोट की वैल्यू ये गिवन है और एल इसकी जो है साइड है, ठीक है, तो ए इसकी क्या है, सॉरी ए इसकी साइड गिवन होगी, एल की यहाँ पर वैल्यू गिवन है ओनली, ए इसकी साइड है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछा है क्वेश्चन में क्या, चार्ज पूछा है। तो सबसे पहले आपको इसको एनालाइज करना चाहिए, किस तरीके से, डायग्राम बना के। देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनने वाली है ना। तो आप क्या को करना क्या है, एक्स वाई जेड ये तीनों प्लेन यहाँ पर इसमें एक बार ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है, और ये अपना जो है क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिचुएटेड होगा। ओके, तो आप चेक कर पा रहे हो कि ये वाली सरफेस जो है वो इधर आ गई जेड पर, जेड इक्वल ए पर आ गई, और दूसरी वाली आप चेक कर पा रहे हो किधर है, जीरो पर है। ये वाली एक्स वाली है, एक्स ये आ गई ए पर आ गई, और ये वाली कहां पर आ गई, वही एक्स इक्वल जीरो पर आ गई। ये वाली वाई इक्वल जीरो पर है और ये वाई इक्वल ए पर है। तो ये सिचुएशन आपको मालूम हो गई। अब आप चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ओनली कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ ई मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि आपको एक तो ई एक्स गिवन है, ई नॉट एक्स डिवाइड एल आपको गिवन है। मैं यहाँ लिख दूंगा ई वाई आपके लिए क्या है, जो जीरो होगा, और ई जेड भी क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। क्लियर यहाँ तक। तो तीनों प्लेन से, दो प्लेन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ही नहीं, केवल एक ही प्लेन से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। तो आप इसका फ्लक्स इजीली लिख पाओगे। तो इसका इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, ठीक है, वो आप क्या लिख पाओगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आप इसको लिख सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर देखो, मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसमें एक्स एक्सिस में भी दो प्लेन है, ठीक है, क्योंकि आप ये चेक कर पा रहे हो इसका मतलब दोनों, जैसे मान लो कि ये रूम में दो है, इधर वाली जो सरफेस होगी इधर वाला प्लेन होगा और ये इधर वाला प्लेन होगा, ठीक है। तो वो अगर x इक्वल जीरो पर मतलब ओरिजिन पर है, तो इसका मतलब वहां पर x इक्वल जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब उस प्लेन से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, केवल इसी से पास होना है। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर सोल्व करके लिख रहा हूँ, ई वेक्टर मीन्स ई नॉट एक्स डिवाइड एल आई कैप डॉट ए वेक्टर मीन्स यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर आई कैप। अब इसको और आगे सोल्व करके लिख सकते हो, सो ई नॉट एक्स इंटू ए स्क्वायर डिवाइड एल, और यहाँ पर x जो है ये कहां पर है, a पर है, ठीक है। तो सो फाई इक्वल क्या हो जाएगा, ए नॉट ए क्यूब डिवाइड एल हो जाएगा, एंड फाई इक्वल क्या होता है, क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट इक्वल ए नॉट ए क्यूब डिवाइड एल, सो क्यू इक्वल ए नॉट इंटू ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड एल हो जाएगा। ओके,
तो बस आपको करना है क्या है, तो इसकी वैल्यूज पुट करनी है। सो Q इक्वल ई नोट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 इंटू 10⁻³ ओके। ए क्यूब आप चेक कर पा रहे हो 1 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना 10⁻⁻2 एंड क्यूब मींस 10⁻⁻6 हो जाएगा यहाँ पर। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो 8.85 इंटू 10⁻12 ठीक है, एंड डिवाइड एल, एल की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर मींस 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। बस आपको इसको आगे अब सोल्व कर लेना है, आपको चार्ज जो है वो मिल जाएगा, कितना चार्ज इसमें जो है एनक्लोज होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है कि ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। ओके, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 6 सरफेसेस ऑफ द क्यूब। मैं यहाँ पर एक बार क्वेश्चन नोट करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहा है कि कोई क्यूब है और इस क्यूब के का जो सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज एनक्लोज है और पूछा है कि जितनी भी इसकी 6 प्लेन है मतलब 6 सरफेसेस है, ठीक है, वहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। देखो ये 6 से हो, 6 सरफेस से पास हो या कितने 8 वर्टिसेस होंगे तो 8 वर्टिसेस से पास हो, या फिर 12 एजेस होती है तो 12 एजेस से या 12 साइड से इसमें पास हो, सबसे एक ही फ्लक्स पास हो रहा है क्योंकि अभी चार्ज इस पूरी सरफेस के अंदर एनक्लोज है और यहाँ पर अभी फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा 5 इक्वल Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ साथ ही में, क्वेश्चन नंबर 6। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि कोई आपके पास में कोई स्क्वायर टाइप में कोई प्लेन है, स्क्वायर टाइप में है और इसकी साइड जो है ए गिवन है और कहा है कि इसके सेंटर से ay2 हाइट पर, सेंटर से ay2 हाइट पर यहाँ पर कोई कैपिटल Q चार्ज प्लेट है, ठीक है। तो अब इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए आप सिमेट्री वाला देखिए, पहले तो आप इसमें चेक करिए कि क्या इससे फ्लक्स पास होगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, तो आप कहोगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको आप चेक कर पा रहे हो ये चार्ज जो है ये कोई भी क्लोज सरफेस में एनक्लोज नहीं है। तो हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, आपको ऐसी कोई सिमेट्रिकल सरफेस यहाँ पर कंसीडर करनी होगी ताकि ये चार्ज जो है वो क्या हो जाए, एनक्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्क्वायर है, यहाँ पर इतनी हाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है, आपको करना क्या है, एक और स्क्वायर यहाँ पर ऐसा लेना है, इधर लोगे इस तरफ लोगे तो ओवरऑल एक ये क्यूब बन जाएगा फाइनली। और क्यूब में अपन जानते हैं 6 सरफेसेस होती है, तो उन 6 सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर तो आपको केवल एक ही गिवन है, अगर 6 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट है तो एक से कितना पास हो जाएगा, 5 इक्वल Q डिवाइड 6 एप्सिलॉन नॉट। इसको आपको और अच्छे से समझना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो जो लेक्चर है गॉस लॉ का, जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक है जहां पर मैंने गॉस लॉ का लेक्चर लगाया हुआ है, वहां पर लास्ट का जो पोर्शन है जहां पर मैंने क्यूबिकल सिमेट्री पर कम से कम 20-24 के समथिंग क्वेश्चंस वहां पर करवाए हुए हैं, ठीक है, फ्लक्स से रिलेटेड, है ना, अलग 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 पोजीशंस को लेकर, तो आप उनको इजीली क्लियर कर लोगे और वहां पर ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप ये वाले भी आपको समझ में आ गए होंगे, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। ओके, अब चेक करिए क्वेश्चन नंबर 7th 8th और 9th। देखिए क्वेश्चन नंबर 7th में आपको क्या गिवन, मैंने डायरेक्टली इनके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। आप बुक से इनको अच्छे से पूरा रीड कर लीजिएगा, फिर भी मैं क्वेश्चंस को समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि कोई आर रेडियस का कोई स्फीयर है इस तरीके का और उसके सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है 10⁻⁷ कूलम, ठीक है, इतने मैग्नीट्यूड का कोई चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है। काहे कि 2r डिस्टेंस मतलब इसके बाहर भी कोई चार्ज रखा हुआ है, हालांकि चार्ज का कोई वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, बस यहाँ पर ये पूछा है कि इस सरफेस मतलब इस स्फीयर से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा। तो बच्चों आपको आप चेक कर पा रहे हो कि अगर इसी से पूछा है तो इसका मतलब ये क्लोज सरफेस हो गई, इस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज कितना है 10⁻⁷ कूलम होगा, ठीक है। तो अब आप इसका फ्लक्स इजीली बता सकते हो कि भाई जब इसमें इतना ही चार्ज अगर एनक्लोज है तो फ्लक्स यही होना है। सो 10⁻⁷ डिवाइड आपको बस सोल्व करना है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, बस ये इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ओके,
अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोई हेमिस्फेरिकल कोई सरफेस गिवन है और कहा है कि कोई क्यू चार्ज इसकी ये इस सरफेस जो है यहाँ पर सेंटर पर रखा हुआ है और फिर इससे पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसको चेक कर पाओगे कि इसमें जो चार्ज है वो केवल इसके यहाँ पर सरफेस यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि बाहर है, कोई भी क्लोज सरफेस में एनक्लोज नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ पर बिल्कुल ऐसी एक सिमेट्रिकल सरफेस लेनी चाहिए ताकि ये चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, एनक्लोज हो जाएगा। जब ये चार्ज इसके अंदर एनक्लोज हो जाएगा तब आप इजीली आप बता सकते हो कि जब इन इन दोनों सरफेस में टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है, क्यों, और दोनों सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होगा, Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो अपनी एक इमेजिनरी सरफेस है, तो इसका मतलब एक सरफेस से कितना पास होगा, अगर दो से पास होने वाला फ्लक्स Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट है तो एक से कितना पास होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, सो Q डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कोई यूनिफॉर्मली कोई आपको स्फीयर गिवन है ना। तो ये एक्चुअल में एक अपनी गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्फीयर, ठीक है, उस पर ये बेस क्वेश्चन है। और आप यहाँ पर आपको वहां के दो फॉर्मूले जो है या जो भी रिलेशंस है वो आपको मालूम होने चाहिए, आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। तो देखिए सिचुएशन आपको क्या गिवन है कि कोई स्फीयर गिवन है और उसमें चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्मली तरीके से इसके अंदर मतलब इसके वॉल्यूम में है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और कहा है कि इसके डेंसिटी गिवन है, आपको केवल डेंसिटी गिवन है और पूछा है क्या कि 4 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है, अंदर है ये, मतलब ये कहा है कि ये इसके अंदर है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। तो अपन जानते हैं जब अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो अंदर पर आप उसका फॉर्मूला जानते होंगे डेंसिटी के फॉर्म में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके लिए अंदर के लिए रो आर डिवाइड 3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर अगर आपको चार्ज गिवन है डेंसिटी गिवन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कैपिटल क्यू स्मॉल आर डिवाइड 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्लियर यहाँ तक। लेकिन आपको गिवन है, देखिए डायरेक्टली रो आपको गिवन, अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप इसका पहले चार्ज डेंसिटी से चार्ज फाइंड करोगे फिर आप ये वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा। आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली, ये दोनों फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न कर रही है। डेंसिटी के फॉर्म में रो आर डिवाइड 3 एप्सिलॉन नॉट होगा और चार्ज के फॉर्म में ये होगा। आपको केवल डेंसिटी गिवन है तो आप इजीली यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, 2 × 10⁻⁴ इंटू आर मीन्स यहाँ पर क्या है 4 सेंटीमीटर मीन्स 4 × 10⁻² डिवाइड 3 × 8.85 × 10⁻12। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवा दिए, आपको ये भी समझ में आ गए होंगे, तो आप इसको नोट करिए स्क्रीनशॉट लेकर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है, कोई गोल्ड एटम है और उस गोल्ड एटम का या जो उसका न्यूक्लियस है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है Z = 79। जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस आपको गिवन है गोल्ड न्यूक्लियस की 7 × 10⁻15 मीटर का, कि अज्यूम पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है एट द सरफेस, ठीक है, तो आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड कर सकते हो एट द सरफेस। आपको तो क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशन नंबर 10 ए, आप जानते हो इक्वल आप क्या यूज करोगे, के क्यू, या चलो के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर। ओके, आप ये यूज करोगे, आर यहाँ पर रेडियस होगी किसकी, न्यूक्लियस की। आपको जो क्यू की नीड होगी तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इक्वल 9 × 10⁹, क्यों यहाँ पर क्या होगा जेड, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन तो होगा नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे बहुत सारे, एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19, तो 79 जो प्रोटॉन्स इसमें प्रेजेंट है तो उस पर चार्ज कितना होगा, तो मैं लिखूंगा 79 × 1.6 × 10⁻19। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि Q इक्वल यहाँ पर क्या होगा JD प्लस हो जाएगा। ओके, ये चार्ज आ गया। R यहाँ पर आपको गिवन है 7 × 10⁻15
ऑल स्क्वायर। तो आप चेक कर पाओगे इसका आंसर क्या आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, 2.32 into 10 to power 21, 2.32 into 10 to power 21 न्यूटन पर कूलम। ये आपको आंसर मिल जाएगा, सोल्व कर लेना। ओके, फिर आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। इसमें क्या है कि एट द मिडल पॉइंट ऑफ द रेडियस। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, तो है ना, आप अंदर आ गए, है ना, सिचुएशन यहाँ पर कौन सी बन गई यहाँ पर कि ये न्यूक्लियस है, ये इसकी रेडियस है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है, मतलब आप इसके अंदर आ गए हो। अंदर आ गए तो अंदर वाला अभी फॉर्मूला आपको यूज करना है। लेकिन अभी पहले वाले क्वेश्चन में तो डेंसिटी गिवन थी, अब यहाँ पर चार्ज गिवन है, तो अपन चार्ज वाला यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वल क्या लिख देता हूं मैं, के क्यू स्मॉल आर डिवाइड कैपिटल आर क्यूब। ओके, मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा, सही बात है ना। ये 1 डिवाइड एप्सिलॉन नॉट को मैंने के लिख दिया यहाँ पर। के क्यू ये तो होता है चार्ज के फॉर्म में। अब मैं इसी को और आगे सोल्व करके, ताकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन की नीड हो ही नहीं, के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर हमने सोल्व किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर डिवाइड कैपिटल आर। अब बच्चों ये वैल्यू तो कितनी है, 2.32 into 10 to power 21 into स्मॉल आर आपको क्या गिवन है, r/2 का है कि, है ना, मिडल पॉइंट ऑफ द रेडियस, मतलब स्मॉल आर क्या हो जाएगी, r/2 डिवाइड आर, वो जो r से r ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको आप डिवाइड कर दोगे, हाफ हो गया अब ये, है ना। ठीक है, तो आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 1.16 into 10 to power 21 न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी क्लियर हो गया होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर ये क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन या एज ए टॉपिक मैंने आपको मैंने जो एक लास्ट लेक्चर मैंने बनाया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल्स, ठीक है, या एक, हाँ इसी में था, या फिर गॉस एप्लीकेशंस में देखना, कहीं पर ये मैंने कराया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन एज ए टीच कराया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कहा है कि कोई चार्ज क्यू है और ये यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है कोई हॉलो स्फीयर पर, और वो हॉलो स्फीयर जो है उसके पास में दो रेडियस है। ठीक है, हॉलो स्फीयर की दो रेडियस है। ठीक है, एक इनर रेडियस होगी और एक आउटर रेडियस होगी। ठीक है, इसका मतलब ये पार्ट तो हॉलो पार्ट हो गया इसका। और चार्ज बच्चों अब आप चेक कर पाओगे, चार्ज केवल यहां पर ही यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अच्छे से समझना इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट पर ये चार्ज यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। और इनर रेडियस आपको गिवन है ये r1, और ये आउटर रेडियस गिवन है क्या, r2, ये आपको इसमें गिवन है। कहा कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद, तो यहाँ पर इस पर टोटल इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली तरीके से, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, कैपिटल Q। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है एट द P पॉइंट, जब डिस्टेंस x जो है वो लाई कर रही हो r1 से ग्रेटर हो, r2 से लेस हो। मतलब आप चेक कर पा रहे हो कि x अपन को एक ऐसा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसीडर करना है P पॉइंट, जहां पर x की वैल्यू r1 से तो ज्यादा होगी बट r2 से कम होगी। तो ये अपन कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये अपना x पॉइंट होगा, ये x हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप चेक कर पा रहे हो अब x r1 से ज्यादा भी है और r2 से कम भी है, और इस कंडीशन में आप एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो, ताकि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। क्वेश्चन को सोल्व करें उससे पहले आप ये चेक करिए कि इसके जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अपन जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइड वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में ये डिस्ट्रीब्यूट है। तो आप चेक कर पा रहे हैं इसमें पूरे में तो ये यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है नहीं, केवल इतने में ये आ रहा है, तो इसी का आपको वॉल्यूम यहाँ पर कंसीडर करना होगा। तो आप चेक कर पाओगे कि अगर मैं इसके वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो ये वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो ये वाला वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 क्यूब। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 4/3 पाई r2 क्यूब एंड माइनस r1 क्यूब। ओके, तो ये इसकी क्या मिल गई आपको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल गई है। अब आपको
एक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो आपको इसका वॉल्यूम यहां तक, भाई ये चार्ज इसके अंदर कितना चार्ज, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज एनक्लोज होगा, ठीक है, तो वो आपको चार्ज फाइंड करना होगा। अब ये कितना वॉल्यूम है, आप ये वॉल्यूम भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली बता देता हूँ कि अगर इसके अंदर क्यू चार्ज एनक्लोज है, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ क्यू इज इक्वल टू रो इंटू 4/3, ये वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई एक्स क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब, मतलब 4/3 पाई एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप रो की वैल्यू पुट करिएगा, सो क्यू डिवाइड 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये आपको मिल जाएगा। 4/3 पाई यहाँ पर टर्म कैंसिल हो गया, सो चार्ज इसमें इस वॉल्यूम में कितना एनक्लोज होगा वो भी मिल चुका है, Q इंटू एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब एंड डिवाइड R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। ओके, अब आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजीली आप इसको बता सकते हो, सो इक्वल के क्यू डिवाइड एक्स स्क्वायर। ओके, सो इक्वल के, क्यू की वैल्यू कितनी है, कैपिटल क्यू इंटू एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब एंड डिवाइड एक्स स्क्वायर R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी। हाँ, इसी में आपको एक पार्ट भी गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी ड्रॉ करिए, कि ये डिपेंडेंसी इसमें शो करनी है एक्स की, कि 0 से लेकर 2R2 तक इसकी डिपेंडेंसी भी शो कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। अगर आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एज ए ग्राफिकली ड्रॉ करना है, मतलब इसकी डिपेंडेंसी शो करनी है ना, किस पर, एक्स पर डिपेंडेंसी शो करनी है, तो आप कंसीडर करिए, एक तो x0, एक आप कंसीडर कर सकते हो x क्या हो, R1 के इक्वल होगा, एक आप कंसीडर करोगे x इक्वल R2 के इक्वल होगा, ओके, और एक पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू R2। तो यहां तक आपको डिपेंडेंसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिपेंडेंसी है वो शो करनी है जगह एज ए ग्राफिकली। पहले आप इसमें पॉइंट में कंसीडर करिए कि R1 कंसीडर कर लीजिए 1 है और R2 कितना है, 2 है। अब x0 है, स्टार्टिंग में x0 है, अपन को ये रिलेशन मिला हुआ है, तो आप चेक कर पा रहे हो कि जब x0 होगा तो ये टर्म मिलेगा, लेकिन यहाँ पर x0 इसको क्या कर देगा, इनफाइनाइट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल 0 के लिए यहाँ पर क्या होगा, इंफिनिटी होगा, इनफाइनाइट होगा। फिर x की वैल्यू आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो x की वैल्यू इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलने वाला है, ये चेक करिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, आप चेक कर पा रहे हो, ठीक है। नेगेटिव की तरफ, मतलब नेगेटिव साइन क्या करेगा, क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिक्रीज होगा, और जैसे x की वैल्यू R1 के इक्वल होगी, यहाँ पर डिक्रीज होकर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे x की वैल्यू R1 से ज्यादा होने लगेगी, तो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और ये आप चेक कर पाओगे कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी अब डिक्रीज यहाँ पर नहीं कर रहा है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज ही होता जाएगा, मतलब ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ओके, तो ये इसका डिपेंडेंसी इस तरीके की बनेगी, इसका ग्राफ इस तरीके का कर्व बनेगा। ओके, तो अब ये पूरा क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। ओके स्टूडेंट, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें आपको क्या गिवन है, देखिए मैं पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊं उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर
अब इस गॉस लॉ के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, या आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या एलएन की सीट सोल्व कर रहे हो, या आकाश की सीट सोल्व कर रहे हो, कहीं पर भी आप चेक कर पाओगे, आपको पैरेलल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाले बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको पोटेंशियल वाला जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर पोटेंशियल वाले में भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी। तो अगर उन पॉइंट्स को अच्छे से, क्योंकि इनमें क्वेश्चन पक्का ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, एग्जाम में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करने हैं, मैंने अपने उन वीडियोस लेक्चर में इनको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए मैंने, ताकि आप हर अलग जो भी एग्जाम्पल लिए वो सब डिफरेंट एग्जाम्पल है, अलग अलग सिचुएशंस वहां पर मैंने ली है। ठीक, कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती है, ठीक है, और उनके लिए मैंने ट्रिक भी वहां पर बनाई है। ठीक है, ताकि आप इजीली उनका चार्ज जो भी है वो आप फाइंड कर सको। ठीक है, तो आई होप आप उनको जरूर उनको देखिएगा अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, जैसे अभी एक पीछे वाला क्वेश्चन गया, ठीक है, हॉलो स्फीयर वाला। अब एक क्वेश्चन ये चेक करिएगा, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है नहीं, लेकिन फिर भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है, मेरे उस वीडियोस लेक्चर में। A charge q is placed at the center of an uncharged hollow metallic sphere of a radius a। ठीक है, तो अपने पास में क्या गिवन है, एक hollow metallic sphere है। ठीक है, ये hollow metallic sphere कंसीडर कर लेते हैं ऑफ रेडियस a, कहा कि इसके सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहा है, फाइंड द सिग्मा मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर सरफेस। तो ये इनर सरफेस 1 है और ये इनर सरफेस 2, आप इसको सॉरी इसका आउटर सरफेस 2 आप इसको कंसीडर करिए। अब आप इजीली इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आप बता सकते हो। ठीक है, अपन जानते हैं, मैंने आपको यह पहले बताया हुआ है इन पॉइंट्स को लेकर, कि अगर यहाँ पर आपको चार्ज फाइंड करना है, ठीक है, कोई मेटेलिक पॉइंट है, तो आप इसके अंदर कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर करिए। एक मेटेलिक स्फीयर है, मेटल मींस कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो आप चेक कर पाओगे इसका समेशन और यहाँ पर जो चार्ज का समेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इस यहाँ पर उतना ही चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा जहाँ इतना होगा। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या होगा कि क्यों अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ पर उतने ही मैग्नीट्यूड में चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जहां से ये अपनी इलेक्ट्रॉन उस पोजीशन को छोड़कर आएंगे वहां पर क्या हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू, और आउटर सरफेस पर कितना आ जाएगा, प्लस क्यू। अब सिंपल सी बात है कि क्या पूछा है इसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड ए मींस एरिया। ओके, आपको इनर के लिए बताना है, फॉर सिग्मा इनर, तो इनर पे माइनस क्यू है चार्ज। ठीक है, तो आप बता सकते हो, सो माइनस क्यू डिवाइड ए मींस यहाँ पर एरिया ऑफ दिस स्क्वायर 4 पाई ए स्क्वायर, एंड फॉर सिग्मा आउट ये हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, सो क्यू डिवाइड 4 पाई ए स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में क्या कहा है कि अब इसके आउटर जो सरफेस है, कहा है कि इफ अ चार्ज क्यू इज पुट ऑन द स्फीयर, ऑन द नहीं है, ये क्या है, आउटर है। ठीक है, क्वेश्चंस में मैंने थोड़ा इसको शॉर्टली तरीके से क्वेश्चंस को लिखा है, नोट किया है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि इफ अ चार्ज क्यू इज पुट ऑन द स्फीयर व्हाट वुड बी द, ओके ऑन द स्फीयर, ये ओके, काहे कि स्मॉल क्यू चार्ज को इसके सरफेस पर रखा गया है। तो अब बताओ, तो अब देखो ये मेटेलिक स्फीयर है बच्चों, और मेटेलिक स्फीयर क्या होता है, कंडक्टर होता है, और सरफेस सॉरी जो चार्ज है वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर आप इसको अब स्मॉल क्यू चार्ज दोगे तो इसकी सिचुएशन अब कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ये कैपिटल क्यू है, ये ए है, यहाँ पर माइनस क्यू था और यहाँ पर प्लस क्यू था। अब इसको आपने एक स्मॉल क्यू चार्ज दिया, ठीक है, इसके सरफेस पर रख दिया, तो ये चार्ज तो इसके सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर यहाँ तक? ये ध्यान रखने वाली बात है कि माइनस क्यू इसके अंदर रहेगा, तब तक रहेगा जब तक ये प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इसने इस चार्ज को इंड्यूस किया हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है। तो टोटल चार्ज, ये चार्ज इसके आउट, ये क्यू जो है केवल सरफेस पर ही रहेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो अब आप बता सकते हो कि क्यू इन तो कितना है, माइनस क्यू, एंड क्यू आउट कितना है इसका,
क्यू प्लस स्मॉल क्यू। अब आप इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बता सकते हो, सो सिग्मा इन माइनस क्यू डिवाइड अगेन 4 पाई ए स्क्वायर एंड सिग्मा आउट विल बी इक्वल क्यू प्लस स्मॉल क्यू डिवाइड 4 पाई ए स्क्वायर। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इनसाइड द स्फीयर एट एक्स। आपको कहा है कि अब इसके इनसाइड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, फॉर बोथ सिचुएशन ए एंड बी। ठीक है, दोनों सिचुएशन जो ए एंड बी थी, अब उन सिचुएशन को आपको कंसीडर करते हुए इसके अंदर जो है, जैसे इस सेंटर पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, अंदर एक्स पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि आप यहां पर इसके लिए क्या करिए, दोनों सिचुएशन में आप देख पाओगे कि इसकी एक ही गाउसियन सरफेस होगी और दोनों सिचुएशन में ये चार्ज जो है इसकी गाउसियन सरफेस में जो टोटल चार्ज इनक्लोज होगा वो क्यू ही होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है वो क्या बनना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, क्यू डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर न्यूटन पर कूलॉम। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो जो आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं बार बार में एक ही पॉइंट बोल रहा हूँ, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए फर्स्ट 29 चैप्टर किया। हालांकि अब चेक करिएगा, आपको अब आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं पैरेलल प्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाले, तो इसके लिए मैंने अलग अलग लेक्चर बनाए हुए हैं। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट का अलग से बनाया, सेपरेट लेक्चर बनाया कि कैसे हम पैरेलल प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर, सॉरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते, चार्ज कैसे फाइंड करते हैं, ताकि हम उसको आगे यूज कर सके, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज कर सके, एनर्जी पोटेंशियल है ना, इन सब के लिए आप इनको यूज कर सको। ऐसे मैंने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए भी एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप इनको जरूर देखिए। और ये वाला पार्ट जो है गॉस लॉ वाला जो पार्ट है, क्योंकि बाकी यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको ये पार्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ओके, आगे आप चेक कर पाओगे कि अलग अलग कुछ साइट्स पर अगर आप जाओगे, इनके सॉल्यूशन भी ढूंढोगे तो इनके सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, लेकिन जब मैं इनको करवाऊंगा तो केवल एक लाइन के अंदर ये एज ए ट्रिक, अगर आपने वो पढ़े हुए हैं तो आप एज ए ट्रिक उनको फटाफट आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर दोगे। और आप भी यही चाहोगे कि कम से कम टाइम ले, ताकि आप एग्जाम में फटाफट इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सको, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रखो कि अपने क्वेश्चन जो है ज्यादा सही होने के चांसेस हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके और सिलेक्शन की ओर अपना जो टारगेट है उसको क्लियर कर सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।